विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो अध्याय 4 है कार्बन और उसके यौगिक। इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ हम देखेंगे। पाठगत प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पहला है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निम्न आकृति में दर्शाई गई। यहाँ आप देखें, जैसे एक कार्बन का परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और इनकी जो संयोजकता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस प्रकार से होगी और इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर आप देखें, यदि परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। प्रश्न दूसरा है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत दिया है, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आप संयोजकता दर्शाते हुए सल्फर परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। अगला प्रश्न है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समयवयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक समयवयवों का चित्रण संभव है, जिसे निम्न आकृति में दर्शाया गया है। आप देखें, पेंटेन की जो संरचनाएं हैं वह 3 प्रकार से बन सकती हैं। पेंटेन जो नॉर्मल पेंटेन है, नियो पेंटेन और आइसोपेंटेन। तो यह संरचनाएं आप बनाएं और इन्हें तैयार करें। अगला प्रश्न है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन युग्कों की विशाल संख्या, चारों ओर कार्बन युग्कों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो तरह कार्बन के वे 2 गुणधर्म निम्न हैं जिनके कारण चारों ओर कार्बन युग्कों की विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला है श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला द्वारा बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। दूसरा गुण है कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है। इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिक की संख्या विशाल होती है। अगला प्रश्न, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र C5H10 है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नीचे दी गई है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। यही सही तरीका है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने का। निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। इथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समयवयव संभव है। तो जो इथेनोइक अम्ल है CH3COOH, इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी। ब्रोमोपेंटेन की आप देखें C5H11Br और ब्यूटेनॉन C2H5COCH3, हेक्सेनल CH5H11CHO की संरचना इस प्रकार से होगी। आप देख रहे हैं आबंध कहाँ, कार्बन का हाइड्रोजन से किस प्रकार से आबंध बनता है और ऑक्सीजन का किस प्रकार से आबंध बनता है। अब जो हमने नीचे देखा था प्रश्न, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समयवयव संभव है, तो हम देखते हैं इसका उत्तर, हाँ, ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समयवयव संभव हैं, जो इस प्रकार से हैं। ब्रोमोपेंटेन के जो समयावयव हैं उनकी संरचना इस प्रकार से बनेगी। अगला प्रश्न, निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। CH3CH2Br, और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है और तीसरी संरचना आप देख रहे हैं। तो पहली जो संरचना है वह ब्रोमोएथेन है, दूसरी संरचना मेथेनल है और तीसरी हेक्साइन, 1 हेक्साइन या हेक्साइन है। अब अगला प्रश्न है, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, चूंकि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर समीकरण में दिया गया है CH3CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा की उपस्थिति या अम्लीय जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ऊष्मा की उपस्थिति में इथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है CH3COOH। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो उत्तर होगा, हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% है, अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण एथाइन का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण कज्जली ज्वाला निकलेगी तथा कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, जबकि ऑक्सीजन मिश्रण के साथ पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली ज्वाला तथा अधिक ऊष्मा निकलेगी, जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करेगी।
अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल में अंतर कैसे कर सकते हैं? तो अम्ल का परीक्षण, 2 परखनलियाँ ए तथा बी लीजिए, एक में एल्कोहल तथा दूसरे में कार्बोक्जिलिक अम्ल लीजिए। अब दोनों परखनलियों में एक स्पेचुला भरकर NaSCO या Na2CO3 डालिए। जिस परखनली में तेज बदबूहाट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी उसमें अम्ल होंगे। एल्कोहल परीक्षण, एक परखनली में 3 मिलीलीटर इथेनॉल लेते हैं और 5% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट उसमें 1-1 बूंद कर डालते हैं। जब ऊष्मा में गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गायब हो जाता है, परंतु यही क्रिया इथेनॉल अम्ल के साथ करने पर रंग अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन हटाकर उपचयित करते हैं। जैसे अम्लीय K2CrO7 तथा क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक हैं जो इथेनॉल को ऑक्सीजन प्रदान कर इथेनॉल अम्ल में बदल देता है। अगला प्रश्न है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? उत्तर, नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट अपमार्जक कठोर जल व मृदु जल दोनों के साथ आसानी से झाग बनाते हैं, अतएव जल की कठोरता की पहचान संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन से कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? तो उत्तर होगा, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, जिसके कारण एमल्सन बनता है। जब कपड़ों को पत्थर पर पटकते हैं, रगड़ते हैं या डंडे से पीटते हैं तो तेली या ग्रीज मेल से युक्त मिसेल कपड़ों से हटकर पानी में चली जाती है। अतः साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है, वो कपड़े साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक बंध हैं या 7 संयोजक बंध हैं, 8 सहसंयोजक बंध हैं या 9 सहसंयोजक बंध हैं। यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा 7 सहसंयोजक बंध हैं। इसकी संरचना भी बनाकर आप देख सकते हैं, 7 सहसंयोजक बंध होंगे। दूसरा है, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा इन 4 में से? तो इसका प्रक्रियात्मक समूह जो होगा वह कीटोन होगा। अगला प्रश्न, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब होता है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन अर्ध है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका उत्तर जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो उत्तर है बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो यहाँ हम इसे समझेंगे, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्रश्न अगला है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो उत्तर होगा, CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु के बीच जुड़े होते हैं और 1 एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच होता है। इस तरह कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक आबंध बनता है। यहाँ आप देखें, साझेदारी इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से सहसंयोजी बंध यहाँ पर बनता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए इथेनोइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉल और F2 की। तो इथेनोइक अम्ल की इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी। आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बहुत ही अच्छे से समझें, क्योंकि जब एग्जाम में या परीक्षा में आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर जो संरचना दी गई है इस तरह से आप संरचना बनाएंगे, जैसे जो बीच में संरचना दी गई है इसे आप बनाते हैं तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। आगे देखें, जो दूसरी है H2S की संरचना इस प्रकार से बनेगी। प्रोपेनॉन की भी आप देखें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और F2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनाएंगे। अगला प्रश्न है, समझाती श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 इकाई और आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर हो, समझाती श्रेणी कहलाता है। तो समझाती श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है तथा इनमें CH2 का अंतर है और OH प्रक्रियात्मक समूह है। इन्हें CnH2n+1OH सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इथेनॉल एवं मिथेनॉल अम्ल में आप अंतर कैसे करेंगे। तो भौतिक गुणों के आधार पर इथेनॉल, पहले हम इथेनॉल को देखते हैं। इसका क्वथनांक 351 केल्विन है, इसका गलनांक 156 केल्विन है, इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। जबकि इथेनॉइक अम्ल, इसका क्वथनांक 391 केल्विन है, इसका गलनांक 290 है और इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। अब रासायनिक गुणों में अंतर, पहले इथेनॉल देखेंगे हम। इथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 की अभिक्रिया नहीं होती है। जबकि लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि यह उदासीन पदार्थ है। इथेनॉल के रासायनिक गुण हैं, इसमें क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर रंग गायब हो जाता है। इथेनॉइक अम्ल यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 के विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्योंकि अम्लीय पदार्थ है और इसमें क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। उत्तर होगा, साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूछ जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन में मिले और छोटा आयनिक सिरा जल रागी सिरा जल में मिले और जल रागी सिरा। तो इस प्रकार से संरचना देख रहे हैं आप, जल रागी सिरा है, साबुन के अणु हैं और जल विरागी सिरा है। साबुन के अणु, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है तथा जल के अंदर होता है, जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन पूछ जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन श्री या सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण जिसमें जल विरागी पुंज या पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि इसको आयनिक सिरा गुच्छ की तरह होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। यह संरचना आप देखें, मिसेल संरचना या मिसेल का निर्माण इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तर होगा, कार्बन तथा उसके यौगिकों के दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए अधिकतर अनुप्रयोगों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो उत्तर होगा, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बनाती है। इसी अघुलनशील पदार्थ के कारण झाग आसानी से नहीं बनता है तथा साबुन अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। कठोर जल प्लस साबुन इक्वल टू स्कम बनता है। अगला प्रश्न है, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। हम जानते हैं कि साबुन की प्रकृति क्षारीय है, अतः लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका उद्योग अनुप्रयोग क्या है। तो उत्तर होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग, असंतृप्त वसा या वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी या संतृप्त वसा बनाया जाता है। वनस्पति तेल धन हाइड्रोजन और 473 केल्विन पर इसे गर्म करते हैं तो वनस्पति घी बनता है। जैसे मूंगफली का तेल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और वनस्पति घी डालडा रथ एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न, दिए गए हाइड्रोकार्बन जो C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में कितनी संकलन अभिक्रियाएं होती हैं। तो दिए गए हाइड्रोकार्बनों में से C3H6 तथा C2H2 के साथ संकलन योग अभिक्रिया होती है क्योंकि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब अगला प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो उत्तर होगा, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले बसे अम्लों के सोडियम लवण होते हैं जिसमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए C15H31COONA और C17H33COONA आदि। इसे हम निम्न प्रकार भी दर्शाते हैं। जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जल रागी सिरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील, परंतु तेल, मैल, वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि इसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता है, अतः मिसेल में तैरता मेल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर देखे जो कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 4 है, कार्बन और उसके यौगिक। इस प्रकार के अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।